हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973। क्योंकि आपका एग्जाम दिल्ली गवर्नमेंट के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम है, इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट बनाया हुआ है वो आपके सिलेबस में और इम्पॉर्टेंट भी है, इससे सवाल आपको मिलेंगे। इसीलिए हम दिल्ली एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एक्ट भी पढ़ेंगे और इसके बाद स्कूल एजुकेशन रूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973। 1973 में ये एक्ट बनाया गया था और 9 अप्रैल 1973 को ये एक्ट पास किया गया था। सबसे पहली बात, ये एक्ट बनाया किसने था? तो ये पार्लियामेंट ने बनाया था। पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी के लिए एक्ट बना सकता है, ठीक है। इसी के हिसाब से दिल्ली के लिए उसने एक्ट बनाया। ये किस लिए बनाया गया था? दिल्ली में जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एक्ट एक्सटेंड कहां तक, ये एक्ट लागू किस किस पे होता है? तो ये पूरे के पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे लागू होता है। ध्यान रखिएगा, एनसीआर के स्कूल वगैरह पे ये लागू नहीं होता है, ये केवल दिल्ली के स्कूल वगैरह पे लागू होता है। ठीक है, दिल्ली एंड एनसीआर अलग है। दिल्ली में जितने स्कूल हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए स्कूल हैं, उन सब पे ये चीज लागू होता है। कुछ डिफिनीशन जानना भी जरूरी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर की डिफिनीशन में कोई नई बात नहीं है। आपको पता ही है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी होते हैं, उसी को एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अगला चीज है एड, ग्रांट इन एड, जो हम आगे जो है कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, ठीक है, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, उन सबको एड मिल सकता है। सरकारी स्कूल तो सरकार के खर्चे पे ही चलते हैं, तो ग्रांट इन एड हमेशा प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड एड जो है कि स्कूल को ही मिलता है। वो किसके द्वारा दिया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हें ऐड दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐड दे सकते हैं और लोकल अथॉरिटी भी उन्हें ऐड दे सकती है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपलिटी, जो एनडीएमसी वगैरह ये सब चीजें हैं वो, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल जो है वो म्यूनिसिपलिटी के स्कूल भी होते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक इसी तरह एडेड स्कूल कौन से होते हैं? ऐसे रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कभी ऐड नहीं मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल को ऐड मिलता है और किससे किससे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से और लोकल अथॉरिटी से ऐड मिल सकता है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट से ऐड रिसीव करते हैं उनको एडेड स्कूल बोला जाता है और जो ऐड रिसीव नहीं करते हैं उनको अनएडेड स्कूल बोला जाता है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कई बार देखने को मिलेगा आपको इस पूरे एक्ट में। ये डिपेंड करता है कि जो स्कूल का रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है या दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है या लोकल अथॉरिटी के द्वारा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अलग होगा, अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अलग होगा, और अगर लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपलिटी वगैरह के स्कूल हैं तो उनके लोकल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अलग होगा। तो अगर कोई भी स्कूल है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी से अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो जिस अथॉरिटी ने उसे रिकॉग्निशन दिया है वही एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक इसी तरह अगर कोई स्कूल है जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई दूसरा अथॉरिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो गए। ये क्या हो गए? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो गए। ठीक इसी तरह अगर कोई स्कूल है जिसका रिकॉग्निशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हुआ है, तो ऐसे केस में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वही कॉर्पोरेशन खुद होगा। और ऐसे स्कूल हैं जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ना दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ना किसी म्यूनिसिपलिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसे अदर स्कूल का जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होगा, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर। इस एक्ट में दिल्ली माने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। एक टर्म और आएगा डायरेक्टर, तो डायरेक्टर माने दिल्ली में जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसी को डायरेक्टर बोला गया है। लोकल अथॉरिटी की भी डिफिनीशन दी हुई है। लोकल अथॉरिटी माने क्या? ये एकदम आप समझ लीजिए
जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उन्हीं को लोकल अथॉरिटी बोला गया। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा स्कूल है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लोकल लिमिट में है, तो ऐसे केस में लोकल अथॉरिटी उसके लिए वही पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन ही हो। ठीक इसी तरह अगर कोई ऐसा स्कूल है जो एनडीएमसी के एरिया में पड़ता है, तो एनडीएमसी उस केस में लोकल अथॉरिटी हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा स्कूल है जो दिल्ली कैंटन बोर्ड के अंडर में पड़ता है, तो दिल्ली का कैंटन बोर्ड ही उस केस में लोकल अथॉरिटी होगा। ये सब के सब म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं जिनका एरिया अपना अपना बटा हुआ है। ठीक है, ये चीज। एक टर्म और आएगा मैनेजर। ठीक है, ये किसी स्कूल के रिस्पेक्ट में हर एक प्राइवेट स्कूल की अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो उस स्कूल के मैनेजमेंट के सारे मैटर को डील करती है। तो उस मैनेजमेंट कमेटी का जो हेड होता है उसी को मैनेजर बोला जाता है। ठीक है, माइनॉरिटी स्कूल, आपको ये बात पता है कि कोई भी ऐसा स्कूल जो कि संविधान के आर्टिकल 30 के तहत जो उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको अगर माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, तो ऐसे स्कूल को माइनॉरिटी स्कूल बोला जाता है। प्राइवेट स्कूल कौन से होंगे? ऐसे स्कूल जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, ना दिल्ली गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और ना ही किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ऐसे स्कूल को प्राइवेट स्कूल बोला जाएगा। प्राइवेट स्कूल एडेड भी हो सकते हैं, अनएडेड भी हो सकते हैं। अगला है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन माने ऐसे सारे एग्जामिनेशन जो किसी न किसी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई के द्वारा हो, चाहे काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा, या किसी भी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसे सारे एग्जाम को पब्लिक एग्जाम बोला जाता है। स्कूल, इस एक्ट के तहत स्कूल माने स्कूल में कौन कौन से स्कूल शामिल, मतलब ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिसपे ये इस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, सारे के सारे जो है कि इसमें लागू होते हैं। मतलब सब के सब स्कूल पे इस एक्ट का प्रोविजन लागू। लेकिन कोई भी स्कूल अगर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस टेक्निकल एजुकेशन पे ये एक्ट का प्रोविजन लागू नहीं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दूसरे बनाए हुए एक्ट से रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सब के सब स्कूल की डिफिनीशन में आएंगे, मतलब इस एक्ट का प्रोविजन उस पर लागू होगा। लेकिन अगर कोई भी स्कूल है, कोई टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टेक्निकल एजुकेशन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। स्कूल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? किसी भी स्कूल की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब उस स्कूल की प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे उसका लैंड, बिल्डिंग, एपरेटस, प्लेग्राउंड, हॉस्टल, फर्नीचर, बुक्स, एपरेटस, मैप, इक्विपमेंट, यूटेंसिल, ये सब जितनी भी चीजें हैं, बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब स्कूल की प्रॉपर्टी की डिफिनीशन में आती है। ये सारी चीजें थी स्कूल जो है कि डिफिनीशन से रिगार्डिंग। अब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट, रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट एंड एड टू स्कूल से रिलेटेड, कि दिल्ली में अगर स्कूल इस्टेब्लिश करना है तो किसकी पावर में हुआ। तो पहला यही है, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रेगुलेट एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली के एलजी हैं, उनको जो है कि दिल्ली का जो भी स्कूल का एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने की पावर दी गई। ठीक है, तो दिल्ली में जो स्कूल एजुकेशन है उसको रेगुलेट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे करेगा? इस एक्ट में जितनी प्रोविजन बताए गए हैं उसके जरिए करेगा, या इस एक्ट के बाद जो रूल हम पढ़ेंगे उस रूल में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसके जरिए करेगा। लेकिन पूरा स्कूल एजुकेशन रेगुलेट करने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर पे डाल दी गई। आगे दिल्ली में कोई स्कूल अगर इस्टेब्लिश करना है या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसे मेंटेन करना है, ये काम भी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। आगे ये बोला गया है कि अगर कोई भी नया स्कूल दिल्ली में बनाया जाएगा इस एक्ट के बनने के बाद, जो 1973 का हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के बनने के बाद अगर कोई नया स्कूल इस्टेब्लिश किया जा रहा है, या ऑलरेडी कोई स्कूल है उसमें कोई हायर क्लास शुरू की जा रही है, या ऑलरेडी हायर क्लास चल रहा है उसको बंद किया जा रहा है, तो वो हमेशा इस एक्ट के प्रोविजन को और इस रूल के प्रोविजन को फॉलो करते ही किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं या अभी जो रूल हम पढ़ेंगे, उनके प्रोविजन को फॉलो करते ही
कोई भी नया स्कूल खोला जा सकता है, या किसी भी स्कूल में हायर क्लास की पढ़ाई शुरू की जा सकती है, या कोई पढ़ाई हायर क्लास में चल रही थी उसको बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। अगर इस एक्ट को फॉलो किए बिना कोई भी स्कूल खोल दिया गया, या उसमें हायर क्लास की पढ़ाई शुरू कर दी गई, या कोई भी हायर क्लास की पढ़ाई हो रही थी उसको बंद कर दिया गया, ऐसे केस में उसका रिकॉग्निशन खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। अगली इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल जब खोला जाता है किसी के द्वारा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बिना रिकॉग्निशन के वो स्कूल नहीं चला सकता। ठीक है, रिकॉग्निशन कौन दे सकता है किसी भी प्राइवेट स्कूल को? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हमने अभी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डिफिनीशन पढ़ी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट करती है या लोकल अथॉरिटी। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डिफिनीशन अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये देखिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर कोई स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो एडमिनिस्ट्रेटर ही एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होंगे। और अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो वो म्यूनिसिपैलिटी ही उसका जो है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगा। इसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि रिकॉग्निशन किसी भी स्कूल को कौन देगा? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देगा। मतलब किसी भी प्राइवेट स्कूल को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा ही रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन रिकॉग्निशन देने से पहले उस स्कूल को सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या है वो? पहला, उस स्कूल के पास एडोक्वेट फंड होने चाहिए जो जिससे कि उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और उसके एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह ये सब चीजें बराबर रेगुलरली उसका पेमेंट होता रहे। पहली बात। दूसरा, उस स्कूल का अपना एक मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए और वो मैनेजमेंट कमेटी उस स्कूल को कैसे मैनेज करेगी उसका एक स्कीम बनाई हुई हो जो उस मैनेजमेंट कमेटी से डुलू अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। प्रॉपर एकोमोडेशन भी होना चाहिए स्कूल में, मतलब वो जिस तरह की क्लासेस शुरू करना चाहता है बच्चों को पढ़ने के लिए उतने रूम्स होने चाहिए। अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो हॉस्टल वगैरह होने चाहिए, टीचर वगैरह के लिए रूम्स होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सारी की सारी सैनिटरी जो है कि फैसिलिटी वगैरह भी होनी चाहिए, जैसे बच्चों के लिए, लेडीज गर्ल्स सबके लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो भी कोर्स वो पढ़ाना चाहते हैं वो स्कूल वाले, वो गवर्नमेंट से डुलू अप्रूव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्स ना हो, कोई नए तरह का कोर्स पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज। उनके यहाँ जो टीचर हैं वो जो भी गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया है उस क्वालिफिकेशन को वो मीट कर रहे हों। और साथ ही साथ उनके पास जो फिजिकल एजुकेशन की भी फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, वर्कशॉप वगैरह कराने के लिए भी होना चाहिए, और को करिकुलम एक्टिविटी जो वगैरह कराने की भी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें देखने के बाद ही एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसी भी स्कूल को रिकॉग्निशन देगा। ठीक है, ये चीज। अब रिकॉग्निशन कितने दिन में होगा, कितने दिन में दिया जाएगा, ये बात भी एक्ट में मेंशन कर दी गई कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई करता है तो विद इन 4 मंथ उसको रिकॉग्निशन दे देना है। ठीक है, या तो दे देना है या मना करना है। मना करना है तो प्रॉपर रीजन के साथ कि हम आपका रिकॉग्निशन क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं, प्रॉपर रीजन के साथ। और जब अगर किसी को रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया जाएगा तो ऐसे में वो पर्सन उस डिसीजन के विद इन 30 डेज अपील कर सकता है। और अपील किसको करेगा? प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को करेगा। रिकॉग्निशन कौन देगा? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अपील किसको किया जा सकता है? मान लो कोई स्कूल है, उसका रिकॉग्निशन उसने मांगा था, उसको मना कर दिया, ठीक है, वो जिस दिन मना किया गया उसके अगले 30 दिनों के भीतर उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। और अपील किसके पास करेगा? वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के पास करेगा। और ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी जो डिसीजन ले लेगा वही फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विद इन 30 डेज में अपील नहीं कर पाया और उसके पास जस्टिफाइड रीजन थे तो ऐसे केस में प्रेस्क्राइब अथॉरिटी चाहे तो इस अपील के टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है और वो फर्दर 60 डेज के लिए बढ़ा सकता है। मतलब 60 दिन प्लस 30 दिन, पूरा 90 दिन का टाइम उसको दे सकता है। ठीक है, ये चीज। अगर किसी भी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने कोई भी रिकॉग्निशन फ्रॉड, गलत फैक्ट्स वगैरह इन सब चीजों के आधार पे अगर पा लिया, ठीक है, ऐसे केस में उसका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा।
लेकिन रिकॉग्निशन विड्रॉ करने से पहले उसे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद ही उसका रिकॉग्निशन जो है कि विड्रॉ किया जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को अगर रिकॉग्निशन ग्रांट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ग्रांट रिसीव करने का अधिकार मिल गया है। ग्रांट अलग चीज है, रिकॉग्निशन अलग चीज है। प्राइवेट स्कूल दो तरीके के हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल दो तरीके के होते हैं, एडेड, अनएडेड। तो किसी को रिकॉग्निशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो गया या उसका राइट बन गया। गवर्नमेंट ग्रांट देने से पहले सर्टेन अदर पैरामीटर्स को चेक करती है और उसके आधार पे ही वो केस टू केस बेसिस पे ग्रांट देती है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि जब ये एक्ट 1973 में बना, उसके पहले भी तो बहुत सारे स्कूल जो है कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो है कि रहे होंगे दिल्ली में, और उसके पहले के जो भी एक्ट या कानून रहे होंगे उसके हिसाब से उनको रिकॉग्निशन मिला होगा। तो यही बोलता है ये एक्ट कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है, मतलब इस एक्ट के बनने से पहले, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड मान लिए जाए। ठीक है, ये चीज। लेकिन एक बात बोला गया है, ऐसे केस में उन्हें एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि वो जो है इस एक्ट के तहत जो भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस हैं स्कूल की, वो सब उसको मीट करते हैं। और अगर कोई स्कूल ऐसी कंडीशन को मीट नहीं करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो स्कूल से कहेगा कि आप ये, उसका इंस्पेक्शन करेगा स्कूल का, और उनसे कहेगा कि आप जो है कि इन कंडीशन को फुलफिल कीजिए। और अगर उस टाइम में वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगर कोई भी स्कूल है जिसका रिकॉग्निशन विड्रॉ किया गया है और वो अपील करता है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के पास, तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी जो है कि विद इन 6 मंथ उस अपील को डिस्पोज ऑफ करेंगे। मतलब 6 महीने के अंदर जो है कि उस अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, तो ये जो रिकॉग्निशन विड्रॉल का जो ऑर्डर था, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मतलब उसका रिकॉग्निशन उसको फिर से वापस मिल जाएगा। अगला है स्कीम ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया ना कि हर एक प्राइवेट स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, ठीक है, जो उस स्कूल के जो भी अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने का अपना एक स्कीम बनाएगी, और उसी स्कीम के तहत जो है कि वो स्कूल मैनेज किया जाए। ठीक है, ये चीज। आगे है एड टू रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को ही एड दिया जा सकता है, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल को कभी एड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर कोई प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, ठीक है, उसको कौन कौन से जो है कि अथॉरिटी एड दे सकती है। प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के लिए एड सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस प्राइवेट जो है कि स्कूल को एड नहीं देगी। वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर को एड ट्रांसफर कर देगी, और एडमिनिस्ट्रेटर उस प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को एड भेजेगा। लेकिन अगर कोई प्राइमरी स्कूल है जिसको रिकॉग्निशन लोकल अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एड मिला है, वो एड उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसको समझते हैं फिर से। मैंने कहा कि जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है वो एड रिसीव कर सकते हैं। उनको एड कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एड उनको मिल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से भी एड उनको मिल सकते हैं, और लोकल अथॉरिटी से भी एड मिल सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट स्कूलों को ऐड नहीं देगी, वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड ट्रांसफर करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर उस प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को ऐड देगा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट अपने बजट से भी जो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को ऐड दे सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल है जो को लोकल अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऐड का पैसा ट्रांसफर किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे स्कूल को ऐड नहीं दे। ठीक है, ये चीज। अब सवाल ये है कि कोई भी पहले से अगर कोई स्कूल है उसको ऐड मिलता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस एक्ट के बनने से पहले जितने भी स्कूल हैं अगर उनको गवर्नमेंट का ऐड मिलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उनको भी आगे कंटिन्यू ऐड मिलता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन कि इस एक्ट के बाद बनने के बाद जो टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, वो टर्म एंड कंडीशन अगर वो फुलफिल करेंगे तभी आगे उन्हें ऐड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी अथॉरिटी एड ग्रांट कर सकता है वो एड को रोक भी सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, या सस्पेंड भी कर सकता है। उसके पास पूरा पावर है। जो भी अथॉरिटी एड सैंक्शन करने की पावर रखता है वो एड को रोक भी सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है।
ठीक है ये चीज। अब जो एड है वो क्या होगा, वो उस स्कूल के एक्सपेंडिचर का एक सर्टेन पार्ट होगा। मतलब जो एड का पैसा गवर्नमेंट देगी उस पर्टिकुलर प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल को, वो उससे स्कूल के जो भी एक्सपेंडिचर है, अपने एम्प्लॉय का सैलरी, अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी, ये सारी चीजें इसी एड के पैसे से जो है कि खर्च करेगा। एक बात और बोली गई है कि जो एड गवर्नमेंट जो है उस प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी, अलाउंसेज, प्रोविडेंट फंड के लिए दिया गया है, वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट स्कूल को ऐड दिया, अगर उसने उसके एम्प्लॉयज की सैलरी, अलाउंसेज और प्रोविडेंट फंड के लिए दिया है, तो वो इसी सैलरी, अलाउंस और प्रोविडेंट फंड पे यूज होगा, कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई प्राइवेट स्कूल है जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, आगे हम पढ़ेंगे किन किन सिचुएशन में टेक ओवर किया जा सकता है। अगर टेक ओवर गवर्नमेंट ने कर लिया है तब तो वो उसको ऐड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फंड से ही वो चीजें चलेंगी, तो ऐसे स्कूल को ऐड नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है तो उसे जो है कि कोई ऐड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एड देने वाला जो प्रोविजन है ये इंपॉर्टेंट है और ये चीजें पता होनी चाहिए। अगला है स्कूल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, स्कूल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि किसी भी स्कूल का मूवेबल और इमूवेबल जितनी प्रॉपर्टी है वो सब के सब स्कूल प्रॉपर्टी जो है कि कहलाती है। अब किस कोई भी स्कूल है अगर वो एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट से अगर वो एड ले रहा, ठीक है, तो उसका जो मैनेजमेंट कमेटी है वो फर्स्ट टाइम जब एड वो मांग रहा है उस समय और उसके बाद एनुअली, ठीक है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एक पूरा स्कूल की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट बना करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सबमिट करेगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट से जब एड कोई स्कूल मांगेगा फर्स्ट टाइम उस समय, और उसके बाद एनुअली जो उसको ग्रांट मिलता रहेगा उस समय उसे एक लिस्ट बना करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ेगा कि उस स्कूल की क्या क्या प्रॉपर्टी। ठीक है, और बिना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के ना तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ना उसका मॉर्गेज कर सकता है, ना उसे लीज पे रख सकता है। ठीक है, और अगर वो ट्रांसफर, मॉर्गेज या लीज के लिए परमिशन मांगता है तो विद इन 60 डेज उसे जो है कि परमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, या मना कर दिया जाएगा। अगर विद इन 60 डेज डिसीजन कम्युनिकेट नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा कि वो ऑलरेडी परमिशन उसको ग्रांट हो गया, डीम्ड परमिटेड मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए प्रोविजन है, उन्हें अपने प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो भी कब, जब वो एड मांगेंगे और उसके बाद एनुअली। अब अगर मान लीजिए कि कोई अपना जो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर, मॉर्गेज या लीज करना चाहता था, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने मना कर दिया, ऐसे केस में वो एग्रीव्ड पर्सन इसके खिलाफ अपील कर सकता है, और किसको करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को करेगा। ठीक है ये चीज। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वो स्कूल या उसकी मैनेजमेंट कमेटी या कोई भी पर्सन इस एक्ट के प्रोविजन के कंट्रावेंशन में विपरीत जाकर किया है, तो ऐसे केस में जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। अगला है टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन सर्विस एम्प्लॉय ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल। ध्यान रखिएगा ये रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल की बात करता है, चाहे वो एड लेता हो चाहे ना लेता हो। तो कोई भी प्राइवेट स्कूल है जो रिकॉग्नाइज्ड, उस वहां पे जो भी टीचर वगैरह काम करेंगे उनकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, और उनकी सर्विस की कंडीशन वगैरह क्या होगी, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक रूल बना करके डिसाइड करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के बनाए हुए रूल के तहत एक प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के टीचर की टर्म एंड कंडीशन का जो है पे स्केल, उसका जो है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब के सब एडमिनिस्ट्रेटर के बनाए हुए रूल के हिसाब से ही, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। ठीक है ये चीज। आगे एक बात बोली गई कि अगर जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, मान लीजिए कि जब ये एक्ट बना उस समय पहले भी तो प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल रहे होंगे, एक बात बोली गई है कि जब कोई रूल बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के बनाए हुए रूल से उनका सर्विस कंडीशन गवर्न होगा। ये बात बोला गया कि इस एक्ट के बनने के पहले जितने भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं,
ठीक है, उनके एम्प्लॉय को भी तो सैलरी मिल रही होगी, उनको लीव का प्रोविजन होगा, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स होगी, उनका पेंशन वगैरह होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कोई रूल नहीं बनाएंगे कि उनकी सैलरी, लीव या एज ऑफ रिटायरमेंट या पेंशन से रिलेटेड जो प्रोविजन हो वो उनके लिए नुकसानदायक। ठीक है, मतलब जो सैलरी वो ड्रॉ कर रहे हैं उससे कम सैलरी का वो रूल नहीं बनाएंगे। जो लीव मिलता है उससे कम लीव उन्हें न मिले, जो रिटायरमेंट की एज है उससे कम रिटायरमेंट एज जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर ना फिक्स कर। ठीक है, ये चीज। और एक बात और बोली गई है कि ऐसे सारे इंप्लॉय, मतलब जो इस एक्ट के बनने से पहले के जो स्कूल हैं जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, उनके एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहें तो इस एक्ट के बनने के बाद जो रूल बना उससे गवर्न हो सकते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशन से, या इस एक्ट के बनने के पहले का जो सर्विस कंडीशन है उससे गवर्न हो सकती है। जो भी होगा वो चूज कर सकती है, जो बेनिफिशियल होगा उसको जो है कि वो जो है कि चूज कर सकती है। आगे बड़ी एक अच्छी बात बोली गई है कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल का एम्प्लॉय है, अगर उसे डिसमिस करना है सर्विस से या रिमूव करना है या उसका रैंक रिड्यूस करना, ठीक है, मतलब उसको डिमोट करना है या उसे सर्विस से टर्मिनेट करना है, तो ये बिना डायरेक्टर की अप्रूवल के हो ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों को लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं उनको प्राइवेट स्कूल ही जो है कि उनकी सर्विस को टर्मिनेट वगैरह कर सकती है। नहीं, इस एक्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है, बिना उसकी अप्रूवल के प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का कोई भी एम्प्लॉय को ना तो डिसमिस किया जा सकता है, ना रिमूव किया जा सकता है, ना उसका रैंक रिड्यूस किया जा सकता है, ना उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस, रिमूव या रैंक रिड्यूस या टर्मिनेट किया गया, वो विद इन 3 मंथ इसकी अपील कर सकता है। और अपील किसको करेगा? इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे और इस ट्रिब्यूनल को ही वो जो है कि अपील कर सकते। ठीक है, ये चीज। साथ ही साथ आगे ये बोला गया कि अगर किसी भी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी अपने किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंड करना चाहती, ठीक है, तो वो बिना डायरेक्टर की अप्रूवल के उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकती। पहले उसे डायरेक्टर को इस बात की कम्युनिकेशन भेजनी पड़ेगी कि हम इस एम्प्लॉय को सस्पेंड करना चाहते हैं, और जो है कि जब डायरेक्टर की सहमति, अप्रूवल आ जाएगा तभी जो है कि उसको जो है कि वो सस्पेंड कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट इफेक्ट से किसी को सस्पेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, वेट नहीं किया जा सकता है डायरेक्टर के जो। ऐसे केस में मैनेजमेंट कमेटी उसे इमीडिएट इफेक्ट से बिना डायरेक्टर की अप्रूवल के भी उसे सस्पेंड कर सकती है, लेकिन उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिर क्यों इतना जरूरी था कि उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना पड़े। और सस्पेंड करने के बाद वो तुरंत फिर क्या करेंगे कि डायरेक्टर के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे, और डायरेक्टर अगर सस्पेंशन के विद इन 15 डेज अप्रूवल दे दिया तो सस्पेंशन वैलिड होगा। अगर विद इन 15 डेज अप्रूवल नहीं दिया गया तो फिर आगे इसके सस्पेंशन को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल सकता है कि मैनेजमेंट कमेटी बिना डायरेक्टर के अप्रूवल के किसी भी एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितने दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है? तो 15 डेज के लिए। 15 दिन से ज्यादा अगर इमीडिएट इफेक्ट से किसी को सस्पेंड करना है तो डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, ये चीज। अगला, एम्प्लॉइज टू बी गवर्न बाय कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी क्या करेगी? हर एक प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के एम्प्लॉय के लिए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब करेगी, और उनके सारे एम्प्लॉय को वो कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा। अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को वो वायलेट करते हैं तो फिर एप्रोप्रिएट जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो लिया जाएगा। अगला, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उनका सैलरी वगैरह का तो सारा रूल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया ही जाता है। ठीक है, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल है उसके एम्प्लॉय के जो है कि पे स्केल, उसको अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड या अदर जो प्रेस्क्राइब बेनिफिट है, वो किसी ऐसे दूसरे स्कूल जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा रन किए जा रहे हैं उनके एम्प्लॉय से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के भी जो एम्प्लॉय हैं, जो टीचर वगैरह हैं, उनको पे एंड अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब सारी चीजें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जो स्कूल रन किए जा रहे हैं उनके टीचर से कम सैलरी इनको नहीं मिलनी।
ठीक है। और अगर किसी भी स्कूल में कम सैलरी वगैरह या कम जो है कि कम फैसिलिटी वगैरह दी जा रही है, तो ऐसे केस में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उस मैनेजमेंट कमेटी को बोलेगा कि उसको जो है कि आप सरकारी स्कूल के बराबर लेकर के आइए, और अगर वो ऐसा करने से फेल कर जाता है तो उसका रिकॉग्निशन विड्रॉ भी किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। एक चीज बड़ी और अच्छी चीज है कि जो एडेड प्राइवेट स्कूल है, इनकी सैलरी, मतलब एडेड प्राइवेट स्कूल की जो टीचर वगैरह की जो सैलरी है वो डायरेक्ट वो स्कूल के द्वारा डिसबर्स नहीं। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रूल क्या कहता है कि उनकी जो सैलरी वगैरह होनी चाहिए वो गवर्नमेंट के द्वारा जो रन किए जा रहे हैं जो स्कूल हैं उनके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसी को इंश्योर करने के लिए ये बोला गया है कि जो भी प्राइवेट एडेड स्कूल है, ठीक है, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो क्या करेगी, हर महीने अपना जो भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, पे एंड अलाउंसेज, उसकी मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब चीज का पैसा वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जमा करेगी, और एडमिनिस्ट्रेटर उसको हर महीने की पहली वीक में उस एम्प्लॉय को डायरेक्ट पेमेंट करेगा। ये देखिए, अलग तरीके का प्रोविजन। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर की एक नजर बनी रहे कि वो जो है सरकारी स्कूल से कम फैसिलिटी तो अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे रहा है। लेकिन ये केवल एडेड स्कूल के लिए है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात इंश्योर करना है कि सरकारी स्कूल से कम फैसिलिटी उन्हें देना। तो अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल है जो गवर्नमेंट से एड लेता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज की जो पे एंड अलाउंसेज है, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब जो पैसा है वो डायरेक्ट नहीं पे करेगा, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को पे करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को पे करेगा। ठीक है, ये चीज। आगे ट्रिब्यूनल की बात, कि एम्प्लॉय की कोई भी ग्रीवेंस सुनने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए। ट्रिब्यूनल बनाएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बनाया जाए, जिसका नाम होगा दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, जो दिल्ली के स्कूल के जो कि ग्रीवेंस रिलेटेड मैटर को जो है कि ट्रिब्यूनल सुनेगा। ये एक पर्सन का, एक व्यक्ति का एक ऑफिस होगा, मतलब ट्रिब्यूनल का जो हेड होगा वो कोई एक व्यक्ति होगा, वही। लेकिन ये ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किसको किया जाएगा, ऐसा पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट जज या उसके बराबर का जो है कि जुडिशियल ऑफिस को होल्ड कर चुका है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या इससे ऊपर का जो है कि जज की ही कैपेसिटी में वो काम कर चुका है, तभी उसको ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल में किसी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो गई तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन को जो है कि अपॉइंट कर देगा ट्रिब्यूनल में। लेकिन वो जो दूसरा पर्सन आएगा, ट्रिब्यूनल का काम जिस स्टेज से रुका था उसी स्टेज से आगे बढ़ाएगा, शुरू से जाकर के उस जो है कि काम को नहीं देखेगा। ठीक है, ये चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिब्यूनल का जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंसेज वगैरह होंगे, वो सब उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। ठीक है, ये चीज। और आगे कि जो भी ट्रिब्यूनल को चलाने का जो प्रोसीजर होगा वो ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगा, उसे पूरा पावर होगा, वो अपना जो है कि अपने खुद के प्रोसीजर को खुद ही रेगुलेट कर सकता है। और जो ट्रिब्यूनल का जो हेड होगा, जो मेंबर होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, उसको सिविल जज के बराबर पावर भी मिली। ठीक है, ये चीज। अब एक बात और बोली गई कि ये जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा, ये माइनॉरिटी अनएडेड स्कूल पे लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा पूरा एक्ट की बात नहीं कर रहा है कि वो माइनॉरिटी अनएडेड स्कूल पे लागू नहीं। ये पर्टिकुलर चैप्टर, जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा, जिसमें एड की बात की गई, कोड ऑफ कंडक्ट, सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ा ना, ये चैप्टर 4, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल, इस चैप्टर में जो जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है, ये प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल पे ये लागू नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यही तो, बस इतना ही पढ़ते हैं आज के टॉपिक में। एक और क्लास होगा और ये एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, बाय।